हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ की चौथी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कैपिटल्स ऑफ कंपनी पे बेस्ड एमसीक्यूज। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स भी ज़रूर डाल दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स इशू करके शेयर कैपिटल रेज करते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड, अ डैश इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर का पूरे कैपिटल को कंट्रीब्यूशन होता है उसे हम शेयर करते हैं कहते हैं, तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, dash is an interest or right measured in terms of money to participate in the profit made by the company। तो जो शेयर होल्डर का राइट होता है, वरना जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है कंपनी में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इंडिविजुअल शेयर होल्डर का हो तो वो शेयर है, और कॉमनली उसे हम शेयर कैपिटल कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ शेयर इज एविडेंस्ड बाय अ। तो हमेशा जो शेयर होता है कंपनी का, दैट वाज एविडेंस्ड बाय ए शेयर सर्टिफिकेट। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश मीन्स द एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ अ मेंबर्स मर्ज्ड इनटू वन फंड। तो जो फुल्ली पेड शेयर्स है उसे हम एक ही जो फंड में कन्वर्ट करते हैं उसे कहा जाता है स्टॉक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स एंड डैश शेयर्स। सो शेयर्स के दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू इज कॉल्ड एज डैश कैपिटल। तो जो ऑथोराइजेशन होता है वो मेमोरेंडम में लिखा जाता है। तो जो मेमोरेंडम में ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा जाता है उसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, वरना ऑथोराइज भी। तो मैक्सिमम कंपनी इतना दे सकती है। तो यहाँ पे ऑथोराइज, जो भी कंपनी को ऑथोराइज किया है मैक्सिमम लिमिट, उसे नॉमिनल वरना ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है। एट क्वेश्चन, the nominal capital which is actually issued to the public is termed as। जो ऑथोराइज कैपिटल है उसमें से जो रियली लोगों को इशू किया जाता है वरना लोगों को ऑफर किया जाता है उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है, द इशूड कैपिटल विच इज एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड एज। मैंने लोगों को इशू किया है वरना ऑफर किया है, लेकिन जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं वरना जितने ऑफर एक्सेप्ट की है, जो एक्सेप्टेड कैपिटल होता है उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज कॉल्ड एज। तो जो मेरा नॉमिनल कैपिटल है वरना जो मैंने लिखा है एंड जो मैंने लोगों को इशू किया है, उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है दैट इज़ द अनइशूड कैपिटल। मतलब जो मैं इशू कर सकती हूँ लेकिन मैंने अभी तक लोगों को ऑफर नहीं किया, तो उसे हम अनइशूड कैपिटल कहेंगे। 11th क्वेश्चन, द मनी पेड बाय शेयर होल्डर टू द कंपनी ऑन देयर शेयर्स इज टर्म्ड एज डैश कैपिटल। सो जिस पे भी शेयर होल्डर्स पैसे पे करते हैं तो उसे जो भी पेमेंट किया गया है उस कैपिटल को, वरना जितने भी पैसे शेयर होल्डर से कंपनी को मिले हैं उस कैपिटल को हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी इज टर्म्ड एज और इज सपोज्ड एज और इज कॉल्ड एज डैश कैपिटल। तो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया है, सब प्रोसीजर हुई है, लेकिन कंपनी ने अभी तक उस पर पैसे नहीं मांगे हैं, तो उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज द अनकॉल्ड कैपिटल। सो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट है। 13th क्वेश्चन, the part of uncalled capital which is kept for winding up contingencies is called as or is supposed as। तो जो भी वाइंडिंग अप के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया है वरना लोगों से मैंने अभी तक मांगा नहीं है, जो सिर्फ वाइंडिंग अप पे अगर इन केस मुझे पैसे कम पड़ते हैं तो उनके लिए देने के लिए मैंने जो कैपिटल रखा है उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट है।
नेक्स्ट वन, डैश शेयर्स गेट फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो हमें पता है प्रेफरेंस, बिकॉज दे आर हैविंग द प्रायोरिटी, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, वरना फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड रहती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। 15th question, the preference shares whose arrears of dividend is carried forward is called as dash preference shares. So preference shares के बहुत सारे types हैं, तो ये कंडीशन है कि ऐसे कौन से preference shares होते हैं जिनके arrears, वरना जिनका dividend अगर लॉस हुआ है और इस साल मैंने पे नहीं किया है तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उन शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड क्यूमुलेट किया जाता है, इसीलिए उन प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच गेट एडिशनल डिविडेंड्स अबव द फिक्स रेट इज कॉल्ड एज डैश प्रेफरेंस शेयर्स। अगेन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ये भी ध्यान देना जो बहुत ज़रूरी है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिला है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाएगा, वरना इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके बाद भी जो बचता है उसमें जिनको राइट है वो मिलने का, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने का जिनको राइट है, तो दे आर कॉल्ड एज द, so that is called as the participating preference shares. Next one, the preference shares which get converted into equity shares in the future are termed as dash preference shares. तो कुछ preference share एक particular period होने के बाद automatically they are not now the preference share but they will be converted into, or they will get converted into the equity shares. सो कन्वर्जन इज पॉसिबल, सो उस नाम पे बेस पे हम उन्हें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेफरेंस शेयर्स विच आर बाय बैक्ड बाय द कंपनी आर टर्म्ड एज, बाय बैक मतलब मैंने अभी बेचे और उसके बदले पैसे लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, कुछ सालों बाद, ये कितना पीरियड हो सकता है तो डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट, तो कुछ सालों बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मैं मेरे प्रेफरेंस शेयर वापस ले लूँगी और कंपनी एज अ कंपनी बोल के मैं उनको पैसे दे दूँगी, सो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ बायबैक प्रोसीजर। तो जिसमें भी बायबैक होता है उसे रेडीमेबल कहा जाता है, पे बैक, सो दैट preference shares are called as a redeemable preference shares. Next one, dash are the real owners of the company. We know the equity shareholders bears the actual risk, वो actually risk bear करते हैं and they are called as the real owners, so A option correct है। 28th question, dash have the voting rights in the general meeting. Actually only equity shareholders have द वोटिंग राइट्स इन द जनरल मीटिंग, लेकिन कुछ जगह पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर उनका एरियर डिविडेंड, वरना डिविडेंड उनका एरियर्स में है तो उनको भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग। नेक्स्ट वन, शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर कॉल्ड एज, जो हमारे पहले के ही इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ही नए शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, और अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर बाहर के पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। सो जो भी मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती हूँ दैट इज देयर राइट, सो दिस shares are called as, or this way is called as the issue of right shares. Next one, when the company issues the shares to its employees it is called as, so employee हमारे बिजनेस से जुड़े रहे, वो परमानेंटली हमारे ही बिजनेस में रहे, इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ को शेयर्स हम ऑफर करते हैं उस स्कीम को कहा जाता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नेक्स्ट वन, when the company issues fully paid shares to its existing shareholders free of charge then it is termed as dash shares. तो यहाँ पे दो कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर ऑफर करते हैं तो दैट वुड बी अ राइट शेयर्स, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स दे रही हूँ तो उसे कहा जाएगा बोनस शेयर्स, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनको, सो बोनस शेयर्स। Next one, if the shares are issued at a higher price than its face value or nominal value, it is termed as issue of shares at. तो हमें पता है shares can be issued at a par, premium and a discount. तो जो प्राइस है अगर 10 रुपये का शेयर है और 10 के बदले में 11 रुपीज़ मतलब हायर दैन मैं फेस वैल्यू में उसे बेच रही हूँ तो उसे कहा जाएगा प्रीमियम। अगर मेरी जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू पे मैं बेच रही हूँ, मतलब वॉट एवर द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज,
उसी प्राइस पे 10 रुपये वैल्यू है, 10 रुपये पे बेच रही हूँ, तो इट इज़ कॉल्ड एज द शेयर्स इशूड एट अ पार। और अगर है फेस वैल्यू से भी कम प्राइस पे मैं बेच रही तो उसे कहा जाएगा डिस्काउंट। तो ये तीनों भी आपको मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा प्राइस है तो प्रीमियम, इक्वल प्राइस मतलब सेम प्राइस है तो पार, एंड अगर कम प्राइस पे मैं बेच रही हूँ तो डिस्काउंट। नेक्स्ट वन, Dash shares is the reward for the hard work done or using the intellectual property for the benefit of the company। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वरना प्रमोटर्स है, उन्होंने कंपनी के वेलफेयर के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत की है, वरना कंपनी को कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी यूज़ करने के लिए परमिट किया है अपनी जो खुद की है, तो उनको रिवॉर्ड बोल के जो शेयर्स दिए जाते हैं उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। Next one, when an application of applicants to buy the shares is accepted, it is called as। तो कंपनी लोगों को ऑफर करती है, लोग उस पर एप्लीकेशन देते हैं कि हमें आपके कंपनी के शेयर्स लेने में इंटरेस्ट है, और जब कंपनी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है तो उसे कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Next one, the amount payable on application of securities shall not be less than dash dash of the nominal value। तो जो भी मेरे शेयर्स की पूरी नॉमिनल वैल्यू है उसके 5% से कम मेरे एप्लीकेशन की मनी नहीं रहनी चाहिए। मतलब मिनिमम माई अमाउंट शुड बी मोर देन 5% ऑन द एप्लीकेशन। सो यहाँ पे 5% इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द शेयर्स अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट इज नोन एज। तो 100 का अगर शेयर है तो 100 का शेयर में 100 रुपये एक साथ नहीं मांग सकती, तो मुझे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में उसे मांगना पड़ेगा। तो उसे कंपनी लॉ की लैंग्वेज में हम कहते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। नेक्स्ट वन, अ डैश इज द सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल एंड कंसिडर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सारे जो ऑप्शंस है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी वरना मूवेबल एसेट भी हम कह सकते हैं, एंड सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल भी कह सकते हैं, वो है शेयर सर्टिफिकेट। Next one, a duplicate share certificate shall be issued with the consent of। अगर शेयर सर्टिफिकेट मेरा ओरिजिनल गुम हो गया वरना डिस्ट्रॉयड हो गया तो डुप्लीकेट जो इशू किया जाता है वो किन की परमिशन से इशू किया जाता है, तो वो होते हैं हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो दोस्तों यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हाउ टू रेज द शेयर कैपिटल वरना वेरियस वेज टू रेज द शेयर कैपिटल एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वरना अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन शेयर्स, इन पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिए है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से फ्रेम किए हैं। ये सारे भी अगर आपने ध्यान से दे दिए वरना पढ़ लिए तो यू आर एबल टू सॉल्व 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी ऑल द बेस्ट। एंड वही कह रही हूँ, अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।